जय हिंद। आज हम लोग मैथ का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। कुछ इस तरीके से करेंगे हम लोग कि मैथ में हम लोगों का 70 में 70 आना पक्का हो जाए। इसको आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग मैथ का फॉर्मेट समझ लेते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन है। एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके 20 नंबर आते हैं। दो दो नंबर के हैं 6 क्वेश्चन, तो यहाँ से आपके 12 नंबर हो जाएंगे। और चार चार नंबर के हैं 5 क्वेश्चन, तो ये 20 नंबर हो गए। और 6 नंबर के हैं 3 क्वेश्चन, तो ये आपके 18 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इन सभी को देखा जाए तो ये पूरे पूरे आपके 70 नंबर के पेपर होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 1 नंबर वाला। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद पहले 1 नंबर वाले पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर 2 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले और फिर 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। एक संख्या दिया हुआ है और दूसरी संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो इसका फार्मूला हम लोग लिख लेंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसका फार्मूला याद रखना है बस हमको। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर होता है, ये इसका फार्मूला है। एलसीएम हम लोगों के पास दिया हुआ है 60, कितना है 60 है। और एचसीएफ है 3। और पहला नंबर कितना है हमारे पास, पहला नंबर रहा ये 12 गुणे, और यहाँ पे क्या है दूसरा नंबर। तो यहाँ ध्यान से समझेंगे, पहला नंबर ये काट सकते हैं हम लोग 5 बार में, तो कितना आ गया 5 तिहाई 15, यानी कि दूसरा नंबर कितना मिल गया हमको 15 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। ये हमेशा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय ही होता है। क्यों, एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 2, और एक अपरिमेय संख्या यानी कि √2। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा। मान लेते हैं कि अब परिमेय संख्या 1 है और अपरिमेय संख्या √2 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा √2, यानी कि इसका जो आंसर होगा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। ठीक है, तो शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, वो होता है अपरिमेय। क्या होता है, अपरिमेय। अपरिमेय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि रेखा युग्म समीकरण x + 2y - 5 और ये x + 2y - 5 और 4x + 8y - 20 के हल होंगे। कितने हल होंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या है यहाँ पर, x + 2y - 5, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। x + 2y - 5 इक्वल टू कितना है 0 है। और दूसरा इक्वेशन क्या था हमारे पास, 4x + 8y - 20। दूसरा इक्वेशन कितना हम लोगों के पास, 4x + 8y - 20 इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ध्यान से समझेंगे कि अगर यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग a1/a2। a1/a2 कैसे निकालेंगे, ये हो गया, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो 1/a2 यहाँ से मिल जाएगा। x को a1 हो गया, ये b1 b2 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या मिलेगा c1 c2। ठीक है, तो a1/a2 कितना मिलेगा हमारा 1/4। उसी तरीके से हम निकालेंगे b1/b2, तो ये कितना मिलेगा 2/8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/4। उसी तरीके से निकालेंगे अब c1/c2, ये कितना है -5 और ये -20। अगर हम इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/4। ठीक है, तो कितना आ गया इसको देखते हैं हमारे। ये आ गया a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, और ये इक्वल टू है c1/c2 के, और को सॉल्व करने पे कितना आया है 1/4। अगर इस तरीके का आता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है, उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक समपाती रेखा है। a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये सब क्या है, समपाती रेखा है। इसका मतलब कहने का है कि एक ही रेखा पे सबके सब आएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसको देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट ले लीजिएगा, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। इम्पोर्टेंट, ठीक है।
इसमें एक ट्रिक लगा लीजिए बस। पहला नंबर है 70 और उसके लिए कितना है 5 है, तो 70 में से 5 को क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे तो कितना आएगा 65। पहला नंबर मिल गया। दूसरा कह रहा है 125, 125 इसमें से इस पर कितना है 8 है, कितना है 8 है। तो 125 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 117। अब ऐसा नंबर खोज लेना है जो इन दोनों को क्या करता हो विभाजित करता हो, ठीक हो। तो इसमें पहला नंबर क्या 70 और 125, तो इससे बड़ा नंबर तो हो ही नहीं सकता, यानी ये और ये ऑप्शन क्या हो गया पहले ही कट गया। 2 नंबर बचा 65 और 117। अगर अब नंबर पता करना है तो हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे HCF, एलसीएम कह रहा हूँ HCF निकाल लेंगे हम लोग 65 और 117 का। 65 और 117 का हम लोग निकालेंगे HCF, ठीक है, इस तरीके से। तो कितना आ जाएगा एक बार में 65 एकम 65, अब यहाँ पे आएगा 65, ठीक है, ये वाला उठ के यहाँ पे चला था। अब इसको एक बार में ले जाएंगे हम लोग, एक बार में, तो कितना आ जाएगा 52 और ये यहाँ पे आ जाएगा 52, 13 चौके 52, ये कट गया। तो HCF कितना आ गया हमारे पास 13, कितना आ गया 13। तो इसमें ऑप्शन दिया होगा ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये 13 वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है, तो 3 के प्रथम 5 गुणज का योग इसमें कैसे लिखते हैं हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। 3 के प्रथम 5 गुणज पहले लिखते हैं, तो 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक है। इनके प्रथम गुणजों का योग, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A + L, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर उसको देखते हैं 5, N की वैल्यू कितनी है 5, 1 2 3 4 5, और तो N की वैल्यू मिल गई 5/2। A + L, तो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 है और L का मतलब अंतिम पद वो कितना है 15 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 15 और 3 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, तो 5/2 इंटू 15 और 3 कितना हो गया 18, ये कट जाएगा कितने से 2 से, तो 9 बचे 45, कितना आ गया 45। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन वाला सही है कि नहीं। यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना आ गया हमारे पास वो है 45, कितना आ गया आंसर 45, ठीक है। इसी किसी का भी गुणज पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, उसके लिए यह है फॉर्मूला, इसको ध्यान में रखना आपको। इस फॉर्मूले को आप हाईलाइट कर लीजिएगा, इस फॉर्मूले को, ठीक है। यहाँ पे SN क्या है पदों का योग, N क्या है पदों की संख्या, A क्या है प्रथम पद और L क्या है यहाँ पर अंतिम पद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि द्विघात समीकरण इतना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है 2x² - 4x + 3, इसको लिख लेते हैं कहीं। 2x² - 4x + 3 ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम सबसे पहले विविधकर निकाल लेते हैं, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। विविधकर को हम लोग D से दिखाते हैं। फार्मूला क्या होता है B² - 4AC, B² - 4AC, तो B का स्क्वायर ये है B, यानी कि कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू A की वैल्यू कितनी है यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है 2 है, कितनी है 2, और यहाँ पे C कितना है 3 है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 4 जा 16, 4 चौके 16 हो गया और 4 दूनी क्या 8 8 तिहाई 24, तो जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितना आएगा -8 आएगा, कितना आएगा -8। तो विविधकर आ गया हमारे पास -8। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन कह रहा है हमसे।
पहला कह रहा है दिए गए समीकरण की विविध कर शून्य से कम है, तो आंसर कितना आया था हम लोगों का -8, तो ये शून्य से कम ही है। -8 ये क्या है, शून्य से कम, यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, समीकरण की कोई मूल वास्तविक नहीं है। अगर ये माइनस में आ गया तो इसका जो आंसर आएगा वो वास्तविक तो हो ही नहीं सकता। अगला क्या कह रहा है, समीकरण की विविध कर शून्य है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि समीकरण का विविध कर कितना है, -8। अगला क्या है, समीकरण के मूल वास्तविक है, ये भी गलत है, समीकरण का मूल वास्तविक नहीं है। इसका ऑप्शन पहला और दूसरा हमारा सही है, यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, पहला वाला। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। त्रिभुज यानी एक आयत है, ए ओ बी सी एक आयत है, तो सबसे पहले हम लोग एक आयत बना लेते हैं इस तरीके से। ए ओ बी सी एक आयत है जिसमें 3 शीर्ष हैं, जिसमें 3 शीर्ष दिए गए हैं। शीर्ष ए का मान है 0,3 और बी वाला जो है वो है 0,0 और यहाँ पर जो है वो है 5,0। यहाँ पे क्या निकालना है, इसका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है, इसका विकर्ण। इसका नाम रख लेते हैं x1, इसका नाम रख लेते हैं y1, इसका नाम रख लेते हैं x2 और इसका नाम रख लेते हैं y2। तो a और c का बीच दूरी सूत्र लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है फार्मूला इस तरीके से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पॉइंट लिख लेते हैं, कौन कौन सा था, 0,3 और यहाँ पे था 5,0, यही था ना, देख लेते हैं 0,3 5,0, ठीक है। दूरी सूत्र लगाना है, तो अंडर रूट में ये x1 y1 x2 और ये y2, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट पे ही 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और इसका 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 25 और 9 अंडर रूट में कितना आएगा 34, इसका आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो त्रिभुज ए ओ बी सी आयत का 3 शीर्ष दिया गया था, इसका विकर्ण कितना आ गया हम लोग का आंसर, ये आया है अंडर रूट में 34, ठीक है, इस तरीके से। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि समीकरण इतना आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यदि समीकरण x² प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/2 है, तो k का मान निकालना है हमको। यहाँ पे क्या कह रहा है, x² प्लस के एक्स -5/4 बराबर 0 हो, ठीक है। इसका एक मूल दिया गया है 1/2, 1/2 मूल का मतलब क्या है कि x का मान दे दिया गया है आपको, तो बस इसमें x का मान क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, ठीक है। x² प्लस के एक्स -5/4 इक्वल टू कितना है 0। अब जो मूल है x का मान कितना है 1/2, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हमारा रखेंगे 1/2 प्लस के 1/2 -5/4 इक्वल टू में 0। इसका आंसर कितना होगा 1/4 प्लस के बन जाए के, तो k/2, ये -5/4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा +5/4, यही होगा। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, k/2 इक्वल टू 5/4 -1/4 इस तरीके से। आगे देखते हैं हम लोग। तो k/2 इक्वल टू ये नीचे वाला बेस सेम है
तो 5 माइनस 1/4, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाएगा 4/4, काट देंगे तो कितना आएगा 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास k/2 इक्वल टू 1। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ जाएगा k की वैल्यू 2 आ जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन, यदि समीकरण इतना का एक मूल है, यदि समीकरण इतना एक मूल, अगर मूल दे दिया गया तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है दे दी जाती है, ठीक है। और बस पुट करके आपको आंसर निकाल लेना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज मान लेते हैं, एक त्रिभुज हमारे पास यहाँ पे है ABC और एक त्रिभुज यहाँ पे ले लेते हैं PQR। दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज समरूप है। यदि इनके संगत कोण बराबर हो तो मान लेते हैं इनकी संगत कोण जो है वो आपस में क्या है इक्वल है, इस तरीके से। यदि इनके संगत कोण बराबर हो, पहला कंडीशन हो गया, इनकी संगत भुजाएं एक ही के अनुपात में समानुपाती होती है। हाँ, यहाँ पे क्या होगी, इसका जो AB/PQ इक्वल टू होगा AC/PR के। इनकी संगत कोण बराबर ही होते हैं, इनकी संगत भुजाएं का अनुपात भी क्या होता है समानुपाती होता है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी कि दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग जाएगा ये। यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 90 है। C की वैल्यू कितनी है 90। AC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु C से जाने वाली माध्यिका की माप है, तो बिंदु C से यहाँ से इस पर जो माध्यिका जाएगी यहाँ से इसका माप निकालना है हमको। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं हम लोग AB की वैल्यू। तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होगा कर्ण होगा, ठीक है। तो AB का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 इस तरीके से। तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा इसका वैल्यू AB इक्वल टू √ में 16 और 9 25, तो जब ये बाहर आएगा तो कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। तो AB की वैल्यू तो मिल गई, AB की वैल्यू कितनी मिल गई है 5। यहाँ से यहाँ तक पूरी वैल्यू कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसका जब आधा करेंगे, यहाँ पर इसका आधा ये और इसका आधा ये, क्योंकि माध्यिका कभी भी किसी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। तो 5 का आधा कितना होगा 2.5 ये होगा और 2.5 ये होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया। अब इसकी माध्यिका की लंबाई पूछी थी, माध्यिका की लंबाई, तो जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी इसकी लंबाई होगी इस केस में, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे। अदरवाइज नहीं, आपको ये निकालना पड़ेगा फिर से कर्ण स्क्वायर, लंबा स्क्वायर और आधार स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर। तो इसका ऑप्शन जो दिया है 2.5 है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है कि sin A - cos A = 1 है तो sin 4A और cos 4A का मान होगा। इस ऐसे से क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। क्या है यहाँ पर sin A - cos A, sin A - cos A = 1 है। तो सबसे पहले करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग। होगा क्या ऐसे, sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A -2 sin A इंटू cos A = 1।
अब इसका जो मान होता है वो हमेशा 1 होता है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। ये +1 इधर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो 1 में से बन गया 0। क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए, क्या इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0, और ये भी जाएगा तो कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे समझते हैं इसको। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका आंसर कितना आता है साइन 2a इक्वल टू कितना है 0। तो साइन 2a इंटू 0 कितनी वैल्यू होती है साइन 0 की, साइन 0 की, साइन से साइन कट गया, 2a की जगह पर कितना आ गया 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0। थीटा का मान कितना आ गया है 0। इसी थीटा का मान हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। थीटा का मान हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। तो साइन 0 के पावर में 4 प्लस कॉस 0 के पावर में 4, साइन 0 कितना हो गया 0, 0 के पावर 4 करेंगे, कुछ भी करेंगे तो 0 ही रहेगा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके पावर 1 का पावर 4 कितना होता है 1, इसका आंसर कितना आएगा 1। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको आना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए सत्य होगा जबकि a बराबर, यहाँ पे क्या करना है a का मान निकालना है। तो साइन 2a इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए, अभी ऊपर देखे थे हम लोग 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पे कितना लिखा है 2 साइन ए, 2 साइन ए, तो यहाँ 2 साइन ए क्या हो गया कट गया, क्या बचा कॉस ए इक्वल टू क्या बचा 1। तो कॉस ए इक्वल टू कॉस कितनी वैल्यू होती है 0 की, कितनी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये और ये कट गया, ए की वैल्यू कितना आएगा 0, एक मान कितना आ गया हमारे पास 0, इसका आंसर हो गया। ठीक है, 0 डिग्री भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ईजी था, ऑप्शनल ही है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती होंगी तो इसको आइए सॉल्व करते हैं। 4 tan a बराबर 3 है, कितना है 4 tan a इक्वल टू 3। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हटाइए यहाँ से, यहाँ इधर लेके चले जाइए। तो tan a इक्वल टू कितना हो गया 3/4। ठीक है, tan a इक्वल टू कितना हो गया 3/4। अब यहाँ क्या करते हैं, tan का मतलब पता ही होगा आपको, साइन a बाई कॉस a इसको लिख सकते हैं, और ये आ गया 3/4। कॉस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा साइन a इक्वल टू 3/4 कॉस a, ये याद कर लीजिए। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3/4 कॉस ए, तो साइन ए की जगह कितना रखना है 3/4 कॉस ए, 3/4 कॉस ए, साइन की वैल्यू रखनी है 3/4 कॉस ए। साइन की वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुकी है, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए साइन होगा, क्या होगा साइन, इस क्वेश्चन को लिखते हैं 4 साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 4 साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, आगे हम लोग इसको देखते हैं। इसकी जो वैल्यू आई थी 4 इंटू साइन ए, अब साइन ए की जगह पे क्या पुट करना है 3/4 कॉस ए, 3/4 कॉस ए, 3/4 कॉस ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई, यहाँ है 4 इंटू साइन ए की जगह पे कितना रखना है हमको 3/4 कॉस ए, फिर प्लस में कॉस ए। अब देखते हैं 4 से 4 कट गया, 4 से 4 यहाँ कट गया, 3 कॉस ए, 3 कॉस में से बन गया कितना आएगा 2 कॉस ए। सिमिलरली इसी प्रकार क्या होगा
3 cos ए प्लस cos ए कितना हो जाएगा 4 cos ए, ये और ये कट गया, 2/4 कितना आएगा 1/2 आ गया सर हम लोगों का। तो इसका आंसर कितना आ गया 1/2। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो सेक ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर 1/cos ए प्लस टेन ए का मतलब क्या होता है साइन a/cos ए, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। अब बेस क्या है सेम है तो ऊपर वाला अपने आप जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे cos ए, मल्टीप्लाई में क्या है 1 माइनस साइन ए, यहाँ पे लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ये कहलाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ये क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस ए, ये और ये कट गया, आंसर कितना आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस ए। सॉल्व करने पर तो इसका आंसर कितना आ गया हम लोगों के पास कॉस ए, कितना गया इसका आंसर हम लोगों के पास कॉस ए। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा है तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, कोई वृत्त ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर है, वाले एक वृत्त एक त्रिज्य खंड का कोण थीटा, यहाँ पे कितना डिग्री है थीटा है, ठीक है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका फॉर्मूला ही होता है, इसको लिख लेते हैं हम लोग त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अगर इसमें लंबाई बोलता क्षेत्रफल ना बोल के अगर लंबाई बोलता लंबाई, तो वहाँ पे क्या हो जाती थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर हो जाता, क्या होता थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है। एक सुराही कैसे बनता है, तो उसमें क्या होता है एक गोला और दूसरा इसमें क्या होता है एक बेलन। तो एक सुराही बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है एक गोला और दूसरा एक बेलन, इस तरीके से। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, एक गोला और एक बेलन। अगला क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम, यहाँ बोला विषम संख्याओं का माध्य होगा। माध्य बोलिए समांतर माध्य बोलिए, बात दोनों का एक ही है। 1 से 10 तक, तो 1 से 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब इसमें भी सिर्फ बोला कंडीशन विषम संख्या, तो ये नहीं आएगा। जितने भी सम संख्या जो 2 से कट जाएंगे हम उसको हटा देते हैं, क्या बचा 1 3 5 7 और ये 9, ठीक है। अब इसका क्या निकाल देना है माध्य निकाल देना है हम लोगों को, इसका माध्य पदों की संख्या कुल पदों का योग बटे में पदों की संख्या, ये हम लोग को फॉर्मूला होता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस और ये 9, कितने हैं नंबर 1 2 3 4 5 5 है, ठीक है। अब सबको जोड़ लेते हैं 3 और 1 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 हो गया। तो 25 बटे में 5 और ये कट जाएगा, कितना आ गया माध्य इसका 5 आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अब पहले ये पता कर लेते हैं कि सम है कि विषम है। तो 3 और 3 6, एक सम संख्या है तो इसमें 2 नंबर लेने पड़ेंगे हमको।
माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 वां पद प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 + 1 वां पद, सबके डिवाइडेड में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख लेते हैं, 3 इधर 3 इधर 6 है, ठीक है। n की वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पे 6/2 काट देंगे तो 6/2 वां पद प्लस 6/2 + 1 वां पद, सबके नीचे कितना 2, तो यहाँ पे काट के कितना आएगा 3वां पद प्लस, और ये काटेंगे तो 3 और 1 4वां पद, और सबके नीचे कितना है 2 है। अब देख लेते हैं 3वां पद प्लस 4वां पद कितना आता है। 3वां पद यहाँ गिनते हैं, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद। तीसरा पद है 16 और ये चौथा पद 17, तो 16 + 17 आ गया हम लोगों के पास। 16 + 17 नीचे 2, 16 17 कितना हो जाएगा 33/2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से माध्यिका का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कुल प्रेक्षणों का माध्य तथा बहुलक तब माध्यिका होगी। यहाँ पे संबंध बताना है, किसमें, माध्यिका में, माध्य में और बहुलक में। माध्यिका का फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका 2 माध्य प्लस बहुलक, 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे माध्य प्लस बहुलक, कितना हमारे पास 45, 3m, 3 माध्यिका बराबर 27 दूनी के 54 और यहाँ पे है 45। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। तो ये कट जाएगा कितने बार में 33 बार में, तो माध्यिका का मान कितना आ गया 33, माध्यिका का मान कितना आ गया 33। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले एक पासे को फेंका जाता है तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। अब यहाँ पे कंडीशन क्या कह रहा है, 3 से छोटा, तो 3 से छोटा क्या आएगा 1 और 2। फिर इसमें कह रहा है कि विषम संख्या, क्या कह रहा है विषम, तो 2 क्या है एक सम संख्या, तो ये नहीं होगा, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ 1। अब इसकी प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता क्या होता है, कुल प्रेक्षणों की संख्या बटे में कुल प्रेक्षणों का योग, कितना हो गया 1/6, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ये अब से यहाँ से आपका 2-2 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो गया, ठीक है। स्पष्ट कीजिए कि 3, 5, 7 और यहाँ प्लस में 7, पूछ रहा है कि एक भाज्य संख्या है कि नहीं, और है तो क्यों है। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर है 7, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, 3 बचा है, 5 बचा अपनी जगह पे है, प्लस यहाँ पे क्या बचा 1, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या कहलाता है, हमारा भाज्य संख्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो, अब यहाँ पूछेगा 1 + sin थीटा यहाँ पे क्या है 1 + sin थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा, नीचे क्या है 1 + cos थीटा, और फिर क्या है 1 - cos थीटा, इस तरीके से। तो cot थीटा की वैल्यू दे दी गई है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
टेन थीटा अगर निकालना होगा यहाँ से तो हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा क्या हो जाएगा, नीचे वाला बस ऊपर चला जाएगा, यानी कि 8/7 इस तरीके से, क्योंकि टेन थीटा का कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। 1+tan थीटा 1 - sin थीटा, 1+sin थीटा और 1 - sin थीटा, ये केस का फॉर्मूला a² - b² का, तो 1 - sin²थीटा, नीचे क्या है 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, तो ये हो जाएगा 1 - cos²थीटा। तो 1 - sin² थीटा का वैल्यू कितना होता है, cos² थीटा, और 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा। cos/sin क्या होता है, cot²थीटा, यानी कि जो आंसर हमारे पास था उसे हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जो आंसर आया हमको टेन थीटा का, यहाँ पे कोई काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं हम लोग। कॉट थीटा है 7/8, अब यहाँ पे क्या आंसर आया था, cot²थीटा, तो cot²थीटा, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 × 7 = 49, 8 × 64, ये हमारा आंसर हो गया इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि दो घन है, यहाँ पे कितने घन हैं, दो घन, जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर है, के संकलन से फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर कितने घनों की संख्या है, दो घन है। प्रत्येक यहाँ पे लिख लेते हैं, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन कितना है, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, a³, इसका जब हम लोग क्यूब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 का क्यूब, a से कट गया, यानी कि भुजा कितना आ गया, 4। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, घन की जो भुजा है वो कितनी आ गई, 4 आ गई। अब क्वेश्चन के अनुसार काम करते हैं हम लोग। अब इसमें कह रहा है कि संकलन फलकों को मिलाकर, अब दो घन के फलक को मिलाना है। दो घन के हम लोग फलकों को मिलाते हैं और एक घनाभ बनाते हैं। और ये हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है, इसका चौड़ाई भी 4 और ये भी 4 है। लंबाई इसकी कितनी हो गई, यहाँ से देखेंगे 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, ये तो 4 ही रहेगा दोनों के लिए, और ऊंचाई कितना है हमारे पास, वो भी 4 ही है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + और यहाँ पे HL, 2 × लेंथ कितना था 8, चौड़ाई कितना था 4, ब्रेथ कितना था हमारे पास, चौड़ाई 4 और ऊंचाई भी 4, ऊंचाई कितनी थी 4 और लंबाई कितना था 8। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 × 2 और ये आएगा 32, 16 और यहाँ पे 32, 2 × कितना हो गया हम लोग पास, जोड़ लेते हैं इसको, 2 और 6 8 8 2 10 की 0, 3 और 1 4 4 3 7 और 1 8, यानी कि 80 × 2, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, तो अगर दो घन जिनमें से प्रत्येक आयतन 64 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, आंसर हम लोगों का 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।